हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम मराठा शासन को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश संरक्षण के अधीन मराठा शासन के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले भी हमने मराठों से संबंधित 2 वीडियो देख रखे हैं। यदि आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आई बटन प्रेस करके वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाते चलिए और जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो स्टोरी भी आप ध्यान में रखें और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना, कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, 31 मई 1818 ईस्वी को नागपुर स्थित ब्रिटिश रेसिडेंस जेनकिंस ने ये घोषणा की। इनकी घोषणा के अनुसार सबसे पहले अप्पा साहब को भगौड़ा कहा गया और उन्हें जिंदा और मुर्दा पकड़ने हेतु 2 लाख रुपए की नकद और 10,000 रुपए की जागीरदारी प्रदान करने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीकाजी गोपाल के समय पे क्या हुआ था, व्यंकोजी भोसले की मृत्यु हुई, है ना। फिर उसके बाद आपकी अप्पा साहब जो है वो शासक बने, बहुत सारी गतिविधियां हुई थी, रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हुई थी, बहुत सारी गतिविधियां हुई थी। तो फ्रेंड्स, अप्पा साहब जैसे ही शासक बने, उन्होंने क्या किया, मनमानी करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि उन्हीं के शासन संभालने के बाद ही जो सूबा शासन था उन्हें लूट के शासन के नाम से जाना जाने लगा। वो अंग्रेजों की किसी नीति को मानते नहीं थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से क्या हुआ, उनकी मनमानी को देखते हुए उन पर बहुत सारे जो है वो आरोप लगे और उन्हें बाद में जब वो भाग करके कहीं चले गए थे तो अंग्रेजों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो उन्हें भगौड़ा साबित करके उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहा गया और 2 लाख रुपए का नकद इनाम भी उनके लिए रखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो पहली घोषणा क्या थी कि अप्पा साहब को भगौड़ा कहा गया और जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए का नकद और 10,000 रुपए की जागीरदारी प्रदान करने की घोषणा की गई। दूसरी घोषणा जेनकिंस की ये थी फ्रेंड्स कि रघुजी द्वितीय के अल्पवयस्क पोते रघुजी तृतीय को नागपुर का नया शासक बनाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। रघुजी द्वितीय के पोते का क्या नाम था, रघुजी तृतीय था, जो अल्पवयस्क थे, लेकिन उन्हें नागपुर का नया शासक बनाया जाएगा। किसकी घोषणा थी, तो जेनकिंस की घोषणा थी। तीसरी घोषणा थी ये थी फ्रेंड्स कि जब तक रघुजी तृतीय वयस्क होते, राज्य का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, 31 मई 1818 को ये 3 महत्वपूर्ण घोषणा की गई। पहला, अप्पा साहब को भगौड़ा साबित किया गया। दूसरा, जो नागपुर का जो शासक होंगे वो कौन होंगे, रघुजी तृतीय होंगे। और जब जब तक रघुजी तृतीय जो है वो वयस्क नहीं हो जाते, राज्य का प्रशासन जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाएगा। इसी घोषणा के अनुरूप जो है वो 26 जून 1818 को रघुजी तृतीय को उत्तराधिकारी बनाया गया। मतलब कि फ्रेंड्स, रघुजी तृतीय वयस्क तो नहीं हुए थे, उस समय भी वो अल्पवयस्क थे, लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी बना करके ब्रिटिश नियंत्रण जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कैसी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हो चुकी। तो छत्तीसगढ़ में कितने ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट हुए, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 6 ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट हुए, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार है। जैसे कि पहले हुए आपके कैप्टन एडमंड, फिर एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के जो कार्यकाल है वो 1818 से लेकर के 1830 तक का कार्यकाल था। ठीक है, वो मराठों के अधीन थे, है ना, या मराठों के संरक्षण के मतलब ब्रिटिश संरक्षण अधीन ही मराठा शासन था। ठीक है, पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन नहीं था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनका क्रम पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप ये क्रम याद रखिएगा। पहले एडमंड थे, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन थे, फिर क्राफर्ड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी के कार्यकाल के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी इनके कार्यकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के जो पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे वो थे कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड के समय पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, प्रथम अधीक्षक होने के कारण जो सारी शक्ति थी इन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित करने में लगाई। क्योंकि फ्रेंड्स, अचानक से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा लगने लगा कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो चुका है, ये ब्रिटिश शासन चालू हो चुका है ना। तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल या विरोधाभास के माहौल की वजह से इनको सबसे पहले जितनी भी शक्तियाँ थी उन यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में लगानी पड़ी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इनके समय पे हुआ ये 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार जो थे वो अंग्रेजी शासन के
विरुद्ध जो है वो विद्रोह प्रारंभ कर दिए। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है कि कौन से ब्रिटिश अधीक्षक के समय पे डोंगरगढ़ के जमींदारों ने विद्रोह किया था, तो वो थे एडमंड के समय पे। कब किए थे? तो 1818 में, क्योंकि 1818 में ही इनका कार्यकाल चालू हुआ था फ्रेंड्स। लेकिन हुआ ये कि एडमंड ने बड़ी अच्छे से इस विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, डोंगरगढ़ के जमींदारियों ने विद्रोह तो किया था, लेकिन विद्रोह पर एडमंड ने नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। फ्रेंड्स इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम था। ये पद पर रहते हुए ही 1818 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो बहुत ही छोटा सा कार्यकाल था। ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक बने थे, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इनका समय शांति व्यवस्था स्थापित करने में ही लग गया। महत्वपूर्ण घटना सिर्फ डोंगरगढ़ के जमींदारों का विद्रोह था फ्रेंड्स, और इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई। फिर कैप्टन एडमंड के जो उत्तराधिकारी या जो दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक हुए फ्रेंड्स, वो थे आपकी कैप्टन एगेन्यू। अगर हम एगेन्यू के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ के संबंध में एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उस काल से संबंधित मौलिक और आधिकारिक जानकारी प्रदान करती है। फ्रेंड्स इनके पुस्तक पे बहुत सारे आधिकारिक जानकारी हमें मिलती हैं, जिसमें इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें या कौन सी घटनाएं घटी, उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इवन कैप्टन एगेन्यू का जो ब्रिटिश अधीक्षकों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल है, इनके समय पर बहुत सारी घटनाएँ घटी जो हमको देखना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इन्होंने ये किया कि रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अब तक आप लोगों ने देखा कि राजधानी क्या होती थी? रतनपुर होती थी, लेकिन रतनपुर से रायपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो कैप्टन एगेन्यू ने बनाया। महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया वो था परगनों का पुनर्गठन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता के नाम से कौन जाने जाते हैं। ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन कहते हैं। ठीक है, तो एगेन्यू ने क्या किया फ्रेंड्स? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, इन्होंने परगनों का पुनर्गठन किया। परगनों का पुनर्गठन कब हुआ? 1819 से 20 के बीच में। फ्रेंड्स एगेन्यू ने ये किया कि इन्होंने 27 परगनों को पुनर्गठित कर 8 परगनों में सीमित कर दिया, जिससे शासन पहले की तुलना से अधिक सरल और कम खर्चीली इकाई का स्वरूप प्रदान हुआ। मतलब कि जो शासन जो होता था वो मतलब कि शासन करने में एक सरल और कम खर्चीला इकाई हो चुका था। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो 8 परगने बनाए, उनमें से आपके रायपुर, रतनपुर, राजरो, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़ और खरौद, ये 8 जो है वो परगने थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 8 परगनों के अलावा कुछ समय के बाद इन्होंने बालोद को, मतलब दुर्ग से ही अलग करके, दुर्ग का ही एक भाग था बालोद, उसे अलग करके बालोद को एक नया परगना बनाया गया। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि एगेन्यू ने परगनों को पुनर्गठित करके कितने परगने बनाए, तो आपका आंसर तो 8 परगना ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि कैप्टन एगेन्यू के समय पे छत्तीसगढ़ में कुल कितने परगने थे, तो 9 परगने थे। 8 परगने तो उन्होंने तुरंत बनाए, कुछ समय बाद 9वां परगना बालोद भी बना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम परगनों के ही बारे में बात करें, तो इनमें सबसे बड़ा परगना जो था वो रायपुर था, और सबसे छोटा परगना जो था वो राजरो था। तो ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। और परगनों का जो अधिकारी या प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो वो कम्मा विस्तार होता था। ये सभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में परगनों की परिभाषा, परगना पद्धति के जन्मदाता, ये क्या चीजें हैं, ये सभी मैंने आपको बता रखे हैं, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थी एगेन्यू के बारे में, परगनों का पुनर्गठन। चलिए आगे बात करते हैं इनके शासनकाल से संबंधित प्रमुख विद्रोह के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी विद्रोह हुए थे ये कैप्टन एगेन्यू के ही शासनकाल में हुए थे। फ्रेंड्स पहला विद्रोह ये था, धमधा के गोंड राजाओं के विद्रोह को शांत किया। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि धमधा में नकली गोंड राजाओं का विद्रोह इतना बढ़ चुका था, उस विद्रोह को शांत करने के लिए एगेन्यू गए और उस पर वो सफल भी हुए थे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स सोना खान के जमींदारों द्वारा हड़पी गई खालसा भूमि को उन्होंने वापस करने हेतु बाध्य किया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटना थी, गोंड राजाओं के विद्रोह को शांत कराया और सोना खान के जमींदारों द्वारा हड़पी गई खालसा भूमि को वापस करने हेतु बाध्य किया। फ्रेंड्स जो दूसरी घटना ये थी, एगेन्यू का बस्तर के जमींदारों के साथ मिलना। फ्रेंड्स क्या हुआ था, एगेन्यू ने राजूर नामक स्थान पर बस्तर के जमींदार महिपाल देव से भेंट की थी। फ्रेंड्स महिपाल देव, ठीक है, काकती वंश के शासक थे, है ना, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल क्या है, यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे फिलहाल मैंने अभी काकती वंश के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो एगेन्यू ने राजूर नामक स्थान पर बस्तर के जमींदार महिपाल देव से भेंट की और जयपुर के जमींदार के कोटपाण हड़पे जाने के विवाद को सुलझाने हेतु
नागपुर के ब्रिटिश रेसिडेंट से आग्रह की। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ये था कि जो जयपुर के जो जमींदार थे वो कोटपाड़ को हड़पे थे आपके बस्तर के जमींदारों से। तो उसी के ही सिलसिले में जो महिपाल देव जो थे वो एगेन्यू से राजूर नामक स्थान पर भेंट किए थे। तो उस भेंट के ही बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, आपके एगेन्यू ने जो आपके नागपुर के जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे जिनका नाम था अमका जेनकिंस, उन्हें जो आग्रह किया था कि आप छत्तीसगढ़ आए और इन सभी मामलों को सुलझाएं। ठीक है, तो ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और घटनाओं के बारे में तो वो था फ्रेंड्स परलकोट के जमींदार का विद्रोह। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी एगेन्यू के समय पे। फ्रेंड्स हुआ ये था, परलकोट के जो तत्कालिक राजा थे गेनसिंह, उन्होंने अपनी जनता के साथ मिलकर अंग्रेजी राज का विरोध किया। मतलब कि जितना भी अंग्रेजी राज चल रहा था, अधीक्षकों का शासनकाल चल रहा था, उनका विरोध किया। एगेन्यू ने चांदा से सैनिक सहायता प्राप्त कर विद्रोह का दमन किया। वह गेन सिंह को 20 जनवरी 1825 को खुलेआम उनके ही महल के सामने फांसी पर लटका दिया था। फ्रेंड्स गेन सिंह की मतलब इतनी ही गलती थी कि उन्होंने अंग्रेजी राज का विरोध किया था। और वो जब एगेन्यू जब आए थे उन्हें ढूंढने के लिए, तो वो छुप कर कहीं बैठ गए थे। तो उन्होंने चांदा के सैनिकों की सहायता प्राप्त की और उन्हें खोज निकाला और बाद में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद जो है वो कौन कहलाते हैं, तो वो गेन सिंह कहलाते हैं। उन्हें फांसी की सज़ा 20 जनवरी 1825 को हुई थी। जब आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन हुए, तो गेन सिंह हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे दूसरे ही तरीके से पूछा जाए यह प्रश्न कि 1857 की छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन हुए, तो ये आप पूछे कमेंट करके बताएंगे। ये दोनों प्रश्न के में बहुत ज़्यादा अंतर है। छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद गेन सिंह और छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, तो आपको पता है, आप वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुआ था एगेन्यू के टाइम पे परलकोट के जमींदारों का विद्रोह। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंस की छत्तीसगढ़ यात्रा 1818 में ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंस ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। उन्होंने वो कोटपाड़ वाला मामले पर उन्होंने सुलझाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ फ्रेंड्स इनके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी, महारसिया और सावंत भारती वाला मामला। मतलब कि इनके आने के पश्चात ही एगेन्यू जो है इन दोनों मामले को सुलझाया था। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि ये दोनों मामला क्या था। जैसे कि फ्रेंड्स महारसिया मामले के बारे में बात करें तो महारसिया नवागढ़ शासक परिवार का था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि महारसिया कौन से परिवार का था, तो वो नवागढ़ शासक परिवार का था। नवागढ़ में अशांति फैलाने के आरोप में एगेन्यू ने उसे गिरफ्तार किया। बाद में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने की जमानत में उसे छोड़ दिया। फ्रेंड्स हुआ ये कि जो महारसिया था वो जब मराठा शासन चल रहा था तो मराठों के शासनकाल में उन्हें 300 रुपये प्रति माह का उन्हें वेतन मिलता था। वो कार्य करते थे, ठीक है, जमींदारी संभालते थे। लेकिन फ्रेंड्स हुआ ये कि वो मराठों के विरोधी थी। मतलब वो मराठा शासन के हमेशा विरोध करते थे। तो बाद में मराठों ने उनकी जो पेंशन थी, है ना, उनका जो वेतन था उसको उन्होंने काट दिया था। तो फ्रेंड्स उसी वजह से उन्होंने क्या किया था, नवागढ़ क्षेत्र में अशांति फैलाना प्रारंभ कर दिया था। तो एगेन्यू ने जैसे ही देखा कि वो उस किसी क्षेत्र पे, किसी जमींदार क्षेत्र पे वो अशांति फैला रहे हैं, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बाद में फ्रेंड्स जैसे ही महारसिया ने मतलब उन्होंने कहा कि मैं अशांति नहीं फैलाऊंगा, यदि फिर से आप मुझे कोई जमींदारी दे दें या आप मुझे वेतन पे रख ले, तो एगेन्यू ने 500 रुपये प्रति माह के वेतन पे रखा और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जो है वो अशांति फैले। ठीक है, तो उसी जमानत पर ही एगेन्यू ने महारसिया को छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स यही मामला था महारसिया वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सावंत भारती मामला, तो फ्रेंड्स सावंत भारती जो था वो अपनी विद्रोही प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने के कारण चर्चित में था। फ्रेंड्स सावंत भारती को एक विद्रोही और एक हत्यारा के नाम से भी जाना जाता है कि एगेन्यू के काल में विद्रोही और हत्यारा कौन था, तो वो सावंत भारती था। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, इन्होंने अपनी विद्रोही प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने के कारण ये चर्चित में था। एगेन्यू ने उसे शांति व्यवस्था के लिए खतरा समझा और गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। फ्रेंड्स हुआ ये एगेन्यू ने देखा कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कि विद्रोही हत्यारा
टाइप का व्यक्ति है, तो इस पर एगेन्यू ने फ्रेंड्स मृत्युदंड की इन्हें सजा सुनाई। लेकिन बाद में जब अनुनय विनय जब हुआ तो उनकी मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया, मतलब कि उनके सजा के स्वरूप को बदल दिया। पहले मृत्युदंड था, बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। तो फ्रेंड्स ये था आपका सावंत भारती मामला। ये दोनों मामले के बारे में परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों ही मामला जेनकिंस के आने के बाद, जो नागपुर के ब्रिटिश रेसिडेंट्स जेनकिंस थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा में 1818 में आए। किसके शासनकाल में? एगेन्यू के शासनकाल में। तो एगेन्यू ने जेनकिंस के आने के बाद महारसिया और सावंत भारती वाले मामले को सुलझाया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं एगेन्यू के द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में। फ्रेंड्स, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए एगेन्यू ने पटेल के पद को समाप्त कर गौटिया के पद को यथावत रखा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो पटेल का पद है ये मराठा शासकों की देन है। मराठा शासकों ने ही पटेल के पद को सृजित किया है। लेकिन जैसे ही आपके ब्रिटिश अधीक्षक आए, उन्होंने पटेल के पद को समाप्त कर दिया और जो गौटिया का पद कलचुरियों के शासन से ही जो चला आ रहा था उसे यथावत रहने दिया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने पटेल के पद को हटा करके 3 नवीन पद सृजित किए, जिसमें से अमीन, बरार पांडे और पोद्दार थे। यदि हम अमीन के पद की बात करें तो अमीन जो होते थे वो परगने का राजस्व संबंधी हिसाब रखते थे, है ना। जैसे कि मैंने बताया परगना होता था, जैसे 27 परगने को 8 परगनों में परिवर्तित कर दिया गया। तो परगने में राजस्व संबंधी हिसाब कौन रखा था? तो अमीन रखता था। बरार पांडे के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वो प्रत्येक गांव का दौरा कर लगान रजिस्टर तैयार करने वाला होता था। ठीक है, दौरा कर क्या करता था? लगान रजिस्टर तैयार करता था। और जो पोद्दार होता था वो अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली राशि का हिसाब रखने वाला होता था। तो फ्रेंड्स, ये तीनों नवीन पद जो हैं वो किसने सृजित किए? तो एगेन्यू ने सृजित किए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। एगेन्यू के जो उत्तराधिकारी हुए वो आपके हंटर हुए। तो फ्रेंड्स, हंटर का जो शासनकाल था वो सबसे कम था, उनके समय पे कोई भी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, इस वजह से हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहले एडमंड थे, एगेन्यू थे, फिर हंटर थे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स जो आपके चौथे जो ब्रिटिश अधीक्षक थे वो थे कैप्टन सैंडीज। इनका भी शासनकाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सैंडीज जो थे ये नागपुर के घुड़सवार सेना के सैनिक अधिकारी रह चुके थे। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कौन से ब्रिटिश अधीक्षक जो है वो घुड़सवार सेना के सैनिक अधिकारी रह चुके थे, तो वो थे कैप्टन सैंडीज। इसी वजह से फ्रेंड्स इन्हें छत्तीसगढ़ में सैनिक और असैनिक दोनों ही अधिकार सौंपे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो 13 दिसंबर 1826 को संधि के तहत अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर संपन्न हुई, मतलब एक संधि संपन्न हुई फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1826 को। कब संपन्न हुई? तो रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, रघुजी तृतीय जो है वो सैंडीज के कार्यकाल में वयस्क हो चुके थे, लेकिन नागपुर जिले का शासन जो है वो रघुजी तृतीय के अधिकार में रखा गया। मतलब कि रघुजी तृतीय जो है वो 1826 में वो वयस्क हो चुके थे, उन्हें नागपुर जिले का शासन अधिकार दे दिया गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का शासन अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया। इस वजह से यहाँ पर निरंतर मतलब कि कंटिन्यू जो है वो किनका शासन चल रहा था? ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन जो है वो चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इनके शासनकाल की और बहुत महत्वपूर्ण घटना ये है कि सैंडीज ने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष जारी किया। वह अंग्रेजी भाषा को ही सरकारी कामकाज का माध्यम बनाया। फ्रेंड्स, इससे पहले जो यहाँ की कामकाज की जो भाषा थी वो उर्दू और मराठी थी। ठीक है, तो उसको ही कामकाज मतलब इन्होंने क्या किया? सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया और अंग्रेजी वर्ष जारी किया। मतलब कि अंग्रेजी वर्ष जारी करके इन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी से क्या होगा? वर्ष प्रारंभ होगा। ठीक है, पहले हिंदू वर्ष, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता था सारी चीज़ें। अब क्या हुआ? सैंडीज के कार्यकाल से अंग्रेजी वर्ष से क्या होगा? शासन प्रारंभ होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने बस्तर व करौद राज्य के मध्य विवाद को सुलझाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी एडमंड के समय पे क्या हुआ था कि जो बस्तर के जो शासक थे वो कोटपाड़ हट पे जाने के उसमें वो मतलब उन्होंने जेनकिंस से बात करने के लिए कहा था। तो उसी विवाद को किसने सुलझाया था? तो सैंडीज ने सुलझाया था बस्तर व करौद राज्य के मध्य के विवाद को। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने छत्तीसगढ़ में डाकतार व्यवस्था प्रारंभ किया था। मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने अपडेट किया था छत्तीसगढ़ को, जैसे कि अंग्रेजी वर्ष जारी करना, अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज का माध्यम बनाना, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में डाकतर व्यवस्था आरंभ करना, ये सभी किसने किया था फ्रेंड्स? तो सैंडिस ने किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? तो वो कैप्टन सैंडीज कहलाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के चौथे ब्रिटिश अधीक्षक हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि ये ताहूतदारी व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो ताहूतदारी व्यवस्था के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ये व्यवस्था जो है इसका मूल उद्देश्य क्षेत्र की बंजर और त्याज्य भूमि को प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से कृषि कार्य के अंतर्गत लाना है। मतलब कि फ्रेंड्स, ऐसी कोई भूमि जो बंजर है या उस भूमि को किसी ने त्याग दिया है, वैसी भूमि को किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति, किसी धनवान व्यक्ति के सहयोग से कृषि कार्य के अंतर्गत लाना ही जो व्यवस्था है उसे ताहूतदारी व्यवस्था कहा जाता है, और इसका जो प्रधान होता है वो ताहूतदार कहलाता है। तो इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? तो कैप्टन सैंडीज कहलाते हैं। फ्रेंड्स, तो सैंडीज ने जैसे ही ताहूतदारी व्यवस्था प्रारंभ की, इन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 2 ताहूत का निर्माण कराया, जिसका नाम था लोरमी और तरेंगा। ठीक है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम बनने वाले 2 ताहूत कौन से थे? तो लोरमी और तरेंगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो सैंडीज के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था विल्किंसन, और विल्किंसन के बाद जो अंतिम जो आपके ब्रिटिश अधीक्षक हुए थे वो थे आपके क्रॉफर्ड। क्योंकि फ्रेंड्स, विल्किंसन का जो शासनकाल था वो बहुत ही कम था, उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए, इस वजह से हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस में आप याद रखिएगा 6 ब्रिटिश अधीक्षक कौन कौन से हुए थे। तो हम अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक के बारे में बात करते हैं, क्रॉफर्ड। तो क्रॉफर्ड क्या हुए? छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हुए थे। फ्रेंड्स, इनके शासनकाल में 27 दिसंबर 1829 को नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय व ब्रिटिश रेसिडेंस विल्डर के मध्य नवीन संधि हुई। जैसे कि सैंडीज के समय पे एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत जो है रघुजी तृतीय को नागपुर का शासन जो है वो सौंप दिया गया। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जो शासन था वो ब्रिटिश अधीक्षकों के अंतर्गत ही चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 1829 को भोसला शासक और रेसिडेंस विल्डर के मध्य एक नवीन संधि हुई। इस संधि समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो शासन भार जो है वो भोसला शासक द्वारा नियुक्त अधिकारी कृष्णराव अप्पा के हाथ में सौंपा गया। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कैप्टन क्रॉफर्ड के शासनकाल में जो शासन भार जो है, मतलब कि ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हुए, इसके बाद जो है वो शासन किसे सौंपा गया? तो भोसला शासकों द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हुए थे, जिसे जिलेदार के नाम से जाना जाता है, वो प्रथम जिलेदार हुए थे कृष्णराव अप्पा, इन्हें सौंपा गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सत्ता का जो हस्तांतरण जो है वो 6 जून 1830 को संपन्न हुआ। मतलब कि 6 जून 1830 को पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधीक्षकों का, मतलब कि ब्रिटिश संरक्षण के अधीन जो मराठा शासन था वो समाप्त होकर के पुनः मराठा शासन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का पूरा आप लोगों का स्टोरी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका पुनः मराठा शासन और उसके बाद जो ब्रिटिश शासन, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।